everyone. Myself संगीता ठाकुर, posted as a रेंजर और मैं यहीं वनमंडल इंदौर में रेंजर की पोस्ट पर हूँ। और आज बच्चों को जो इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं उनको फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से उनको इंटरव्यू फेस करना है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। डिपार्टमेंट इसके लिए प्रयास करता है कि गर्मी चालू होने से पहले हर जगह छोटे छोटे से तालाब निर्माण करवा दिए जाएं, या फिर जो आर्टिफिशियल सॉसर पिट होते हैं, मतलब ऐसा सॉसर प्लेट रहती ना, प्लेट नुमा ऐसा बना दिया जाता है ताकि एनिमल उसमें इजीली जाके पानी पी सके, और उसमें सोलर पंप से पानी भर देना। हर एक नेशनल पार्क में ये व्यवस्था होती है। बाकी दूसरे जंगलों में इसलिए फिजिबल नहीं है, दूसरे जंगलों में हम लोग सिर्फ तालाब का निर्माण कराते हैं, क्योंकि वहां पे अगर सोलर पैनल लगा भी देंगे सौसर पिट के आसपास उसको भरने के लिए, तो गांव वाले उसको निकाल के ले जाएंगे। नेशनल पार्क में से तो अगर पत्ता भी ले गए तो उनको धर लिया जाएगा। तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पे हम लोग तालाब बनवा देते हैं, तो पानी की सर्च में भी वो आते हैं। एक फूड हो गया, एक वाटर हो गया, और तीसरा ये हो गया कि उनको ये डॉग जो है वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो डॉग के लिए डॉग इज लाइक अ चिकन फॉर देम, इसलिए भी वो आते हैं। ठीक है। अब अगर हमारे सामने आ जाए कभी, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, खड़े रहना है जैसे आप खड़े हो ना, भागना भी नहीं है, और बैंड तो बिल्कुल भी नहीं होना है। हमेशा वो शिकार कब करता है? जब आप बैंड हो जाते हो। बैंड हो जाते हो मीन्स उसको लगता है कि यू आर लाइक इट्स प्रे। उनका प्रे कैसे रहता है? 4 पैर वाला रहता है ना, तो आके यहाँ पर अटैक कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी एनिमल कोई आए आपके सामने, कैट फैमिली का, तो उसके सामने बैंड नहीं होना है। आप जैसे हो आप वैसे ही अपनी पोजीशन में स्टैंड रहो। ठीक है। तो ये उन सिचुएशन के लिए है। सर आपको अगर इंटरव्यू में पूछे तो सर ये उन सिचुएशंस के लिए आंसर्स हैं जब अचानक से हमारे सामने या हम उनसे इनकाउंटर हो जाएंगे। बाकी तो हम जब उस जगह हमें जब पोस्ट मिलेगी और हम उस जगह पोस्टेड रहेंगे, तो हमें पता रहेगा कि उसका टाइमिंग क्या है और किस एरिया में उसका मूवमेंट है, तो हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। जनरली जहाँ जो नेशनल पार्क होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, वहाँ कैमरा ट्रैप लगे होते हैं। कैमरा ट्रैप पेड़ में ऐसे लगा दिया जाता है, उसका वीडियो देख लेना कैमरा ट्रैप का। वो जैसे उसके सामने से कोई पास होता है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की, तो वो उससे आप बॉडी के टेम्परेचर से आप भी पास होगे ना उस कैमरे के सामने से, तो आपकी फोटो ले लेगा, और 1 हफ्ते तक उसमें वो फोटो जो है वो रिजर्व रहती है। ट्रैप जो रहता है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से डिटेक्ट कर लेता है कि सामने से कोई पास हुआ है, और उसकी फोटो इमीडिएटली क्लिक कर लेता है। फोटो भी क्लिक करता है, उससे वीडियो भी बन जाता है, और 1 हफ्ते तक वो उसमें सेव रहता है। कितने बार भी कोई भी पास होगा तो उसकी फोटो ले ली जाती है। जब टाइगर सेंसस होती है, एनिमल सेंसस होती है, तो ये जो ट्रैप है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इन्हीं से हम फोटो निकाल के और फिर उनको काउंट करते हैं। मतलब आजकल तो उनमें चिप ही लगी रहती है, उनको ट्रैंकुलाइज करके, ट्रैंकुलाइज मतलब बेहोश कर देते हैं, और फिर उसमें चिप लगा देते हैं। तो उससे पता भी रहता है कि ये T4, T14 ऐसे उनके नाम रहते हैं टाइगर्स के, कि इसका मूवमेंट किस एरिया में है। ये भी एक तरीका है, उससे हम जान जाते हैं कि किस एरिया में। जैसे आप लोग कितने लोग सफारी पे गए हैं? टाइगर रिजर्व में गया है कोई? तो सफारी पे गए होंगे तो मतलब वो जो गाड़ी लेके जाती है सफारी के लिए, वो बताती है ना कि इतने बजे आ जाना, या इस गेट से। कौन से नेशनल पार्क में गए हो? अच्छा, मुकुंदपुर। हाँ हाँ हाँ। तो ये और ये कितने नेशनल पार्क हैं अपने यहाँ पे, कितने टाइगर रिजर्व हैं? क्योंकि टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा है ना। तो ये तो अपने टिप पे ही रखना। कुछ फैक्चुअल चीजें भी मालूम होनी चाहिए इंटरव्यू में जब पूछेंगे कि ये इतने टाइगर रिजर्व हैं, इतने नेशनल पार्क हैं। एटलीस्ट अपने स्टेट के, बाहर के नहीं, स्टेट के ही पूछेंगे वो, तो वो तो आपको पता रहना चाहिए। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी, अभी हम आज का टॉपिक जो एनिमल का है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एनिमल का, और कैसे हम पहचानते हैं कि एनिमल का मूवमेंट इस एरिया में है?
तो उनके मार्क्स से जो दीवाल तो नहीं होती हैं, जो पेड़ रहते हैं, पेड़ों में उनके रैकिंग मार्क्स रहते हैं। कभी कभी वो अपना बॉडी को खुजाते हैं, कभी कभी पंजों से नोचते हैं, तो वो वाले मार्क्स रहते हैं पेड़ों पे, पेड़ की छाल पे। तो उससे भी पता चल जाता है कि ये किसके मार्क्स हैं, क्योंकि वहां एक्सपर्ट रहते हैं जो घूमते रहते हैं, तो वो डिटेक्ट आउट कर लेते हैं कि ये टाइगर के हैं या ये लेपर्ड के हैं, और ये कितने टाइम पुराने हैं। जैसे कि आपको भी छिल गया, कहीं कट गया, तो जो नया घाव रहता है वो उसमें से इमीडिएटली जो म्यूकस है वो ड्रूल आउट होता है, या फिर उसमें से ब्लड आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वुंड आपका हील होने लगता है तो उस पे पपड़ी टाइप की जम जाती है। ऐसे ही पेड़ों के साथ होता है। तो उससे भी हमको पता चल जाता है कि कितनी देर पहले वहां पर मूवमेंट था। तीसरा हम लोग एक PIP बिछाते हैं, PIP प्रेशर इंप्रेशन पैड, PIP प्रेशर इंप्रेशन पैड। मैं बार बार नीचे आ जाती हूँ। ये होता है PIP है ना। ये प्रेशर इंप्रेशन पैड क्या होता है, जनरली एक सपोज लगभग 10 फीट रहता है। तो जो एनिमल वॉचर रहते हैं, जिनको वहां अपॉइंट करते हैं, उनको पता रहता है कि किस जगह में एनिमल का घनत्व तो ज्यादा रहेगा और किस टाइम में रहेगा। तो उस जगह में जैसे नदी के किनारे हुआ, या फिर कोई पगडंडी है जहां से संभावना हो, कैमरा ट्रैप में पता चला कि हाँ यहाँ टाइगर का मूवमेंट है, तो अब हमें कंफर्म करना है कि वहाँ टाइगर है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, PIP बिछाते हैं। PIP में मिट्टी लेंगे, आसपास की मिट्टी को छानते हैं और छान के मिट्टी को बिछा देते हैं पूरे रोड पे। टाइगर हमेशा रोड पे चलता है, टाइगर आपको रोड पे चलता हुआ दिखाई देगा। जो जंगल में रोड बनाए होते हैं ना, उनके किनारे किनारे चलता है, या फिर नदी होगी ना तो नदी के किनारे किनारे चलेगा। तो रोड पे मिट्टी को छान के बिछा देते हैं। अब जब वो उस पे से गुजरेगा तो उसके जो पग मार्क है, उनके प्रेशर से उस पे इंप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाद में। सपोज मिट्टी में जो हमने PIP ले डाउन किया, ये हमने एक इतनी चौड़ी सड़क को, ये सड़क जा रही है ना, ये सड़क जंगल में, इस पे हमने PIP बिछा दिया। यहाँ पे हमने मिट्टी बिछा दी, फ्रेश मिट्टी, पत्ते वत्ते हटा दिए कि जब भी कोई गुजरे तो उस पे उसके पैर के निशान बन जाए। अब उसके पैर के निशान सपोज यहाँ बन गए, ये ठीक है। अब टाइगर के भी ऐसे ही होते हैं और लेपर्ड के भी ऐसे ही होते हैं, लगभग दिखने में तो सेम ही होते हैं, बस साइज का अंतर होता है। ठीक है, टाइगर का थोड़ा बड़ा होता है और तेंदुए का थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उनका अपीयरेंस एक ही जैसा होता है। इसको फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से ले लिया जाता है, मतलब इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे। ये जो पगमार्क बन गया, इसके ऊपर हम इसको मेजर कर लेंगे स्केल से, और इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल डालते हैं। और फिर जब घोल सूख जाएगा ना तो उसको निकाल लेंगे। फिर उसको मेजर कर लिया जाता है कि हाँ ये जो पग मार्क है इसकी साइज एग्जैक्ट क्या थी। तो उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई हाँ ये टाइगर था या ये तेंदुआ था। टाइगर का बड़ा रहेगा, तेंदुए का छोटा रहेगा। लेकिन जो टाइगर के बच्चे हैं उनका भी तो छोटा रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये टाइगर का बच्चा था या तेंदुए का था? वो बच्चों के साथ उनकी मदर भी रहेगी। एग्जैक्टली बहुत अच्छा आंसर दिया। क्योंकि टाइगर का जब बच्चा रहेगा ना, मतलब 2 साल तक उसकी माँ उसके साथ रहती है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, एडल्ट नहीं हो जाता, उसके बाद ही माँ छोड़ती है। तो अगर टाइगर के बच्चे के पग मार्क रहेंगे तो एक नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे 2-3 रहेंगे साथ में, और उसके साथ में उसकी माँ के भी रहेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये तेंदुआ के ही है या टाइगर के बच्चे के हैं।
ठीक है। तो एक ये तरीका है, इससे जान जाते हैं। और दूसरा तरीका ये बताया कि जो पेड़ रहते हैं उस पे उनके मार्क्स रहते हैं। तीसरा तरीका है उनकी स्कैट। स्कैट मतलब उनका वेस्ट प्रोडक्ट, उनकी पॉटी अलग अलग रहती है सभी की। जैसे नील गाय की अलग रहेगी, सांभर की अलग रहेगी, हिरण की अलग रहेगी, टाइगर की अलग रहेगी और तेंदुए की अलग रहेगी। ठीक है। टाइगर तेंदुए की में जनरली मतलब बाल बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि तेंदुआ ना पूरे बालों को भी खा लेता है जिस एनिमल को खाता है। टाइगर की में हेयर की संख्या कम रहती है। वो तो देखने से समझ में आ जाता है कि ये टाइगर की है या फिर, और दिस इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। इसको हम बुकिश नॉलेज के साथ नहीं कर सकते हैं। व्हेन वी विल वर्क इन अ फील्ड वी विल कम टू नो कि ये क्या है। सर्टेन थिंग्स वी विल कम टू नो आफ्टर द एक्सपीरियंस ओनली। तो कुछ कुछ तुम्हें ऐसे भी आंसर देना है कि कुछ कुछ चीजें हम अनुभव के साथ साथ मतलब ये कंफर्म होती जाती हैं। ये तो हमें एक रफ आइडिया है, बाकी जब हम वर्क करेंगे तो हम एक्सपीरियंस के साथ में और इनकी कंफर्मिटी को मजबूत करते जाएंगे। यही है ये। ठीक है। कई टाइगर रिजर्व जैसे जैसे कावल टाइगर रिजर्व है, वहां पर टाइगर रिजर्व घोषित हो गया लेकिन अभी तक टाइगर नहीं थे। हम लोग वहां रुके थे लगभग 15 दिन टेंट लगा के कावल टाइगर रिजर्व में। टेंट में वहां पे नो मोबाइल फोन, नो लाइट। यू कैन इमेजिन अभी के दिनों में 15 दिन तक आप जंगल में रह रहे हो टेंट में, वहां पे आपको कोई मोबाइल फोन भी नहीं है और कोई लाइट नहीं है। जैसे 7 बजे अपने टेंट में घुस जाओ और सो जाओ, तो 5 बजे उठ जाओ। हालांकि ये हर जगह नहीं होता। अगर तुम लोगों में से किसी को तेलंगाना एकेडमी मिलेगी तो वहां पे वो लेके जाएंगे। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हम कैसे पहचानेंगे कि इस एरिया में टाइगर आया है। हाँ, तो कावल टाइगर रिजर्व की मैं बता रही थी, पर पहले से उन्होंने उसको टाइगर रिजर्व इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब अगर कहीं एक्सेस में टाइगर हो जाते हैं या फिर टाइगर का कहीं से इतने ज्यादा हो गए कि उनको टेरिटरी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। और माइग्रेट करेंगे तो हमें एक पहले से ऐसा रिजर्व रखना पड़ेगा जहां पे वो आके बस सके। तो अभी लास्ट वीक ही वहां पर एक टाइगर मिला है, क्योंकि वो कावल टाइगर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना, अब तो आंध्रा में चला गया है वो, तो उसका ही पार्ट है। क्योंकि जब ये बना पहले ये सबसे बड़ा था इंडिया का, लेकिन जब तेलंगाना और ये सीमांध्र अलग अलग हुआ तो उनका जो टाइगर रिजर्व है वो भी अलग अलग हो गया और उन्होंने सीमा बना ली। कृष्णा रिवर है उनके बीच में, दोनों जंगल के बीच में, तो कृष्णा नदी को उन्होंने अपना सीमा बना लिया। कृष्णा नदी के इधर श्रीशैलम है, कृष्णा नदी के दूसरी तरफ जाएंगे तो कावल है और अमराबाद टाइगर रिजर्व है, 2 टाइगर रिजर्व है। तो कई बार ऐसा भी होता है, बट हमारे यहाँ एमपी में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें प्रचुर मात्रा में टाइगर हैं। हाँ, अभी ह्यूमन के यहाँ पे भी कितने लोगों के यहाँ बच्चे होते हैं, कुछ लोगों के बच्चे IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इतने फैमिली के लिए मतलब इतने वेलफेयर प्रोग्राम है, मातृत्व के लिए इतने वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना। उसको ऐसा नहीं, फेल नहीं बोल सकते ना किसी चीज को। फेल के लिए जो क्राइटेरिया है वो अभी हमने अचीव नहीं किया है तो हम बोले कि वो फेल हो गए। या फिर जो चुनाव किया दोनों का वो गलत किया, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं, मैं सोच रहा था। चलो, अगर ये पूछ लिया कि कूनों को गलत चुना है ना, कब आए थे वो,
वही 17 सितंबर 2022 और अभी कितना चल रहा है मई। इंटरव्यू मेरे ख्याल से जून तक होंगे ना तुम लोगों के, जून मतलब अप्रोक्सीमेट 10 महीने के लगभग हो गए हैं ना। तब भी वो मतलब अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वहां पे जो लोग हैं, जो रेंजर हैं वहां पे फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनका सबका यही है कि मतलब सब सही चल रहा है वहां पे। WII ने जो सर्वे किया था उन्होंने भी बेस्ट पॉसिबल साइट दी। हाँ, इससे अच्छी साइट है ही नहीं। और इसका हम तुम आकलन नहीं कर सकते लेमैन की तरह, है ना, कि जब अफ्रीका की गवर्नमेंट उसको भेजने तैयार हो गई, वहां से इतने एक्सपर्ट आए वर्ल्ड लेवल के, उन्होंने साइट का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने उसको सही पाया, तो हम कौन होते हैं ये ठहराने वाले कि वो साइट का सिलेक्शन गलत था। क्योंकि किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। जैसे तुम भी कहीं जाओगे, अपने से ही अंदाजा लगा लो, कहीं पे भी जाओगे या फिर कहीं तुमको सेटल होना है, तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर रहेंगे, क्या देखोगे? बाकी जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, हवा, लाइट वगैरह, एग्जैक्टली मतलब वहां पे कनेक्टिविटी कैसी है। आज के टाइम में तो सबसे ज्यादा अपन कनेक्टिविटी देखते हैं, कनेक्टिविटी है कि नहीं। कनेक्टिविटी हो गया, वहां पे आपके अकॉर्डिंग मतलब चीजें अवेलेबल है कि नहीं खाने पीने की। पता चला नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए, मणिपुर में, है ना, तो वहां पे कुत्ते ही मिल रहे खाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब कई बार फूड हैबिट्स भी ऐसी होती है ना जो हमें वहां सरवाइव नहीं करने देती हैं। हम तो ह्यूमन है, हमारे पास में ब्रेन है इतना डेवलप्ड कि हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं चीजें, सारी चीजें कहीं ना कहीं से अवेलेबल करा लेते हैं जुगाड़ करके, लेकिन वो एनिमल कहाँ से जुगाड़ करेंगे। तो उनके लिए तो हम ऐसी बेस्ट चीज सेलेक्ट करके देते हैं कि उनको सारी चीजें वहीं उसी एनवायरनमेंट में मिल जाए, है ना। तो आपको आंसर यही देना है कि सर उस साइट को सेलेक्ट करने के लिए वर्ल्ड लेवल के एक्सपर्ट आए और उन्होंने कई दिन वहां पर निवास किया। इसके अलावा अफ्रीका से जो चीता रिजर्व है वहां की टीम आई, वो एक एक महीने वहां रुक के गई। उन्होंने सारे क्षेत्र का आकलन किया कि वहां पर फूड हैबिट्स उनके लिए जैसी उनकी फूड हैबिट्स है वैसा यहाँ फूड अवेलेबल है या नहीं है, वाटर रिसोर्सेज है कि नहीं है। और एक महीने में उनको मतलब एक एक महीने जब वो रुक के गए तो उनको ये भी पता चल गया कि यहाँ की जलवायु कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया कि जो बेस्ट साइट है वो कूनो है इंस्टेड ऑफ नौरादेही। और दूसरी चीज, वहां पर जब कोई क्वेश्चन करेगा ना आपसे, तो इंटरव्यू अपने हाथ में होता है ना, कि मुझे ये चीज अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है, मुझे चीता अच्छे से आता है, चीता के बारे में सब पता है। तो किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से मतलब आप अगर चीता नाम ले आओगे तो आपका इंटरव्यू फिर चीता पे घूम जाएगा। या फिर आपके जिले में कुछ ऐसी चीजें हैं आप चाह रहे हो कि आप उनको उस पे मतलब कहीं फंस रहे हो और आप दूसरे पे जंप कराना चाहते हो, तो बीच में उस चीज को डाल दो। लेकिन उसी चीज को डालना जिसपे आपको आंसर देना आता हो। अननेसेसरी ऐसी चीजों को बीच में मत ला देना कि कहीं संविधान के इस अनुच्छेद में ये लिखा है तो ये फिर वो संविधान पे चला जाएगा। तो ये इंटरव्यू अपने हाथ में रहता है, आप उनको अपने अनुसार घुमा सकते हो। और इससे रिलेटेड आपके जिले से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एनिमल से अपन थोड़ा जिले पे देख लेते हैं
मतलब आपके जिले में अगर कोई टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लस वहां कौन कौन सी नदियां, पर्वतमालाएं, एनिमल कौन कौन से हैं, कुछ विशेष एनिमल के लिए कोई प्रोग्राम चल रहा हो तो उसको भी देख लीजिए। कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो उसको भी देख लीजिए। तो पूछ लेते हैं कभी कि उनको कुछ नहीं आ रहा है, कोई एक्सपर्ट नहीं है फॉरेस्ट का, तो बताइए आपके यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, है ना। अभी बताइए जंगल का पानी से क्या रिलेशन है, पानी तो अभी मई में ही गिरने लगा। मतलब इस टाइप के कुछ लेमन टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस से घबराना नहीं है। मई में पानी गिर गया, क्या कारण बताओगे इसका, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। डिस्टर्ब हो गया, वो शिफ्ट हो गया, इसलिए अभी पानी गिर गया, है ना। इससे नुकसान किसका है, जंगल का तो बिल्कुल नहीं है। हम आराम से इस बार किसानों को बहुत नुकसान है। इससे सबसे ज्यादा फायदा वन विभाग को ही हुआ है, क्योंकि यही अग्नि का सीजन रहता है, इसमें बहुत आग लगती है। मई और जून में हमको आग से लड़ना पड़ता है। तो अभी हमारे गार्ड बहुत रिलैक्स है कि उनको आग नहीं बुझानी पड़ रही है। ये हो गया एक आपका जिले वाला। और अगर कोई हाँ, ऐसे कौन कौन से, जैसे आप लोग हैं, कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जिनमें वृक्षों की पूजा की जाती है। आंवला नमी, हाँ। बट सावित्री, वेरी गुड। हाँ, 11 में गन्ने की, तुलसी, बट सावित्री और पीपल की भी होती है ना, पीपल। जनजाति है वो साल एग्जैक्टली, साल और साज है ना, अलग अलग है, अलग अलग। साज पे वो उनके बैगाओं के बुढ़ा देव रहते हैं ना। वैसे भी जो ट्राइबल्स हैं मैक्सिमम मतलब वृक्षों की पूजा करते हैं। नवग्रह के अलग अलग वृक्ष होते हैं। जैसे अभी क्या हो गया है, कॉन्सेप्ट चल गया है, यहाँ पे भी बन रहा है, हम लोग डिपार्टमेंट वाले ही बना रहे हैं। लोग पेड़ों को बहुत काटते थे, तब एक नया कॉन्सेप्ट चला दिया कि भाई राशि बनम, जो राशि होती है ना अपनी, उनका एक वृक्ष बना दिया कि भाई इस राशि का ये पेड़ है। जैसे शमी है ना, शमी शमी तो पूछते हैं, तो शमी को क्यों पूछते हैं, वैसे शनि के लिए पूजा जाता है। जिनको शनि 7.5 या फिर शनि का कुछ रहता है दोष, तो उस पे शनिवार को जल चढ़ाते हैं शमी वृक्ष पे। शमी कटीला होता है, जैसे बबूल होता है ना, वैसा वृक्ष होता है। ये तेलंगाना का राष्ट्र वो स्टेट ट्री है, तेलंगाना का स्टेट। अपने यहाँ का स्टेट ट्री कौन सा है, बरगद, वेरी गुड। तो अभी मतलब जहां पे जैसे डिस्प्यूटेड लैंड होता है ना कोई, अब हमें वहां वृक्षारोपण करना है ना। वन विभाग को गांव वालों के साथ बहुत लड़ना पड़ता है, मतलब उनको खेत चाहिए और हमें जंगल चाहिए। अब तो फ्यूल वुड की डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है, क्योंकि जब से लोग एलपीजी यूज करने लगे हैं, नहीं तो फ्यूल वुड के लिए भी बहुत जंगल काटते थे, तो अब फ्यूल वुड का कम हो गया। और अब ये खिड़की दरवाजे इसके बनने लगे, तो उस पर भी डिपेंडेंसी थोड़ी कम होती जा रही है, वो काफी हद तक कम हो गई। जब से प्लाई का उपयोग ज्यादा बढ़ा तब से कम हो गया ये, लेकिन फिर भी अभी है, पेपर के लिए बहुत लगता है।
तो पेपर के लिए कुछ ऐसी स्पीसीज उगाते हैं, पेपर के कारखाने अपने इंदौर में ही है ना, पेपर के लिए कुछ ऐसी स्पीसीज जो 1 साल में ही प्रोडक्ट दे दे, नहीं तो इतना सारा कहाँ से आएगा पेपर बनाने के लिए। पेपर हुआ, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, और आजकल ऑनलाइन में सबसे ज्यादा पेपर का उपयोग हो रहा है पैकिंग में। आप इतना प्रोडक्ट मंगाते हो ना, उसके लिए इतना बड़ा बॉक्स आता है। तो एक प्रकार से ऑनलाइन खरीदना भी जंगल के लिए हार्मफुल है, क्योंकि हम 10 चीजें अगर हमने घर में सुपर मार्केट से खरीद ली हो, 10 चीजें अगर हमने ऑनलाइन मंगाई, तो इतना सारा कचरा हो जाता है घर में, कार्डबोर्ड, फिर उनको फेंको, उसके लिए पेड़ कटते होंगे उस कार्डबोर्ड को बनाने के लिए। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स तो चलती रहती है हमेशा, लेकिन इसके लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं उनका टाई अप रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या फिर प्राइवेट फार्मर से रहता है। तो वो लोग सुबबूल टाइप की कुछ स्पीसीज हैं, सुबबूल हुआ, यूकेलिप्टस हुआ या बांस हुआ, जिनको जल्दी हार्वेस्ट किया जा सकता है, ऐसी स्पीसीज अपने खेतों में उगाते हैं और फिर डायरेक्टली उनसे टाई अप रहता है, पेपर फैक्ट्री वालों से उनको बेच देते हैं। ऐसे पेपर इंडस्ट्री चलती है, मतलब वो उनको हायर कर लेते हैं कि आप हमारे लिए पेड़ उगा के दीजिए, और या तो बॉन्ड टाइप का साइन करवा लेते हैं कि इतने टाइम पीरियड में हमें इतना घन मीटर लकड़ी चाहिए, तो फिर पेपर बनता है। ये जैसे एक मेरे क्षेत्र से क्वेश्चन है, जैसे चंबल जो बियड है, इसका अपन मतलब कैसे इसका यूज करेंगे, यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे अच्छे से, पहले उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जिससे जो वृद्धापन हो रहा है उसे हम रोक भी सकें और वन विभाग जो वृक्षारोपण भी अच्छा हो सके, मतलब कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन तो बनेगा, मतलब ये क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि उस क्षेत्र को, मतलब उसका मृदा अपरदन रोकने का एक ही तरीका है वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण वहां तभी किया जा सकता है जब वहां लोकल जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट तो वहां जाएगी नहीं, लोकल गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे, क्योंकि वहां जितने भी ऑफिशियल्स जाते हैं और कोई भी रेंजर ऐसा जाता है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का रहता है, तो उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी यहाँ से मतलब एक लेडी भी गई थी, उनका कुछ ही महीनों में ट्रांसफर कर दिया था। तो वहाँ माफिया इतना स्ट्रांग है कि वो आईपीएस पे ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा देता है और आईपीएस को मार डालता है। तो उसके सामने रेंजर क्या है? वहाँ की जो लोग और माफियास कौन है? लोकल गवर्नमेंट के ही तो आदमी है, लोकल जो विधायक हैं उनके लोग ही हैं, क्योंकि माइनिंग वही लोग कर रहे हैं। तो जब तक वहाँ के लोकल लोग डिपार्टमेंट के साथ टाई अप नहीं होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट तो प्लांटेशन करता है। जैसे यहाँ से कितने लोग गए हैं यहाँ तिंचा फॉल तरफ? कोई गया है? राला मंडल गया है? तुम गए हो? राला मंडल से आगे कौन सा कॉलेज? हाँ, अच्छा अच्छा, ये सत्यनारायण पटेल का जो है। तो यहाँ ऐसा क्षेत्र बहुत सारा था जो कि गांव वालों को ही नहीं पता था कि ये फॉरेस्ट का लैंड है। लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन हुए मुझे, मतलब कुछ महीने हुए मुझे चार्ज लिए, मैंने उसकी KML फाइल, एक ऐप आता है उस पर बनती है कि इतना इतना ये लैंड है, ये वैरन पड़ा हुआ है, उस पर लोग क्रिकेट खेलते हैं, मतलब वो मैदान ही हो गया है। 50 हेक्टेयर का था लगभग। मैंने एक फाइल बनाई, फिर मैंने DFO सर को दी। मैंने कहा सर ये लैंड है, इस पे हम एटलीस्ट हम बेम्बू का प्लांटेशन ले लें तो बच जाएगा, नहीं तो कुछ टाइम में उस पर अतिक्रमण हो जाएगा। और ऑलरेडी वहां पे लोगों ने क्या किया, पत्थर जो वहां पड़े थे, पत्थर से 4-4 हजार स्क्वायर फीट के अपने प्लॉट खुद ने ही काट लिए रातों रात। और वहां पर अभी जो हनुमान जयंती आई थी, उसमें एक इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति और इतनी बड़ी बड़ी शंकर जी की मूर्ति दो बिठा के रात में, और एक तरफ बरगद लगा दिया, एक तरफ पीपल लगा दिया। मैं दूसरे दिन गई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर हम लोगों ने मूर्तियां वो हटवाई, पेड़ वहां से हटवाए, और जो उन्होंने मतलब इमेजिनरी प्लॉट काटे थे उनको मिटाया। वहाँ टेम्परेरी एक चौकीदार को उठा के रखा कि भाई देखे
क्योंकि है तो गांव वाले, उनको भी पता है मतलब कि कौन है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं करते हैं कि कौन आ रहा है। फिर उस पर मैंने कहा अब इसको कैसे बचाएं, तो मैंने उस पर प्लांटेशन ले लिया। अब प्लांटेशन जब आता है, जब भी किसी साइट पे प्लांटेशन आता है, जब तुम लोग डिपार्टमेंट में जाओगे तब पता चलेगा। तो वो 50 हेक्टेयर की जमीन पे अगर मेरा प्लांटेशन आया है, डिपार्टमेंट ने मुझे दिया है, तो मैं उसकी फेंसिंग कराऊंगी। उसके बाद ही उसमें अंदर गड्ढे करा के पौधे लगाए जाते हैं। उसमें मैंने प्लांटेशन ले लिया, अब उसकी फेंसिंग हो जाएगी। अब जाके गांव वालों को पता चल पा रहा है कि ये वन विभाग की जमीन है। उनको पता ही नहीं था, उनको लग रहा था कि ये मतलब सरकारी जमीन है, क्योंकि उसमें पौधे तो एक कुछ भी नहीं थे, मैदान टाइप का पड़ा था। ये होता है। मैम जैसे तो हमारे यहाँ पेड़ जो प्लांटेशन होती है, जैसे वहाँ की जमीन तो थोड़ी मतलब जैसे उसकी बदलती रहती है, तो वहाँ पर टिकेंगे कैसे पेड़ पौधे वगैरह अगर लगाने प्लांटेशन करेंगे तो चंबल क्षेत्र में? क्योंकि वो पानी की वजह से वो गहरा रहता है क्षेत्र, वो जो उसकी घाटियाँ वो चेंज होती रहती है। देखो, प्लांटेशन के लिए सबसे पहला तो उस स्पीसीज को चुना जाता है जो वहां की नेटिव है ना। दूसरा ये भी हम कर सकते हैं कि प्रायोगिक तौर पे कुछ दूसरी स्पीसीज को वहां पे लेके आए, क्योंकि नेटिव स्पीसीज 50 साल पहले से वहां पे है, लेकिन 50 साल में और आज के टाइम में इन्वायरमेंट भी तो चेंज हो गया है। वहां जो 50 साल पहले इन्वायरमेंट था, क्लाइमेटिक कंडीशन थी, वो आज नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि हम वहां पे कोई नई स्पीसीज को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो पहले प्रायोगिक तौर पर ऐसी स्पीसीज जो दलदली, जैसे फाइकस स्पीसीज जो है या फिर अर्जुन है, वो ऐसी जगह में होता है जहां दलदल हो। तो कुछ ऐसी स्पीसीज को चुना जाता है जो कि पानी में सरवाइव कर जाए। फिर वो सक्सेसफुल अगर हम रहते हैं तो फिर उसको लमसम बहुत बड़े एरिया में हम उसको प्लांट कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी प्लांटेशन करते हैं तो पूरा एरिया फॉरेस्ट का एक ही जैसा नहीं होता है। कहीं पे पहाड़ी रहती है, कहीं खाई रहती है, कहीं बारिश में पानी ज्यादा जम जाता है। तो ज्यादा जम जाता है वहां पे हम जनरली फाइकस मतलब बरगद की जो स्पीसीज होती है, बरगद पीपल की, या फिर अर्जुन को क्या बोलते हैं, अर्जुन तो जानते हो ना, अर्जुन जानते हो ना सब लोग। हाँ, अर्जुन की स्पीसीज लगाते हैं, वो पानी में रह जाती है। अगर बहुत भर भी गया है ना तो भी वो सरवाइव कर जाती है। वहाँ पे जो ज्यादातर सूखी जो मिट्टी है ना, बहुत सूखी है, जैसे पानी गिरता है ना तो थोड़े दिन बाद सूखा प्रभावित हो जाता है। तो उसके बाद सूखा प्रभावित जो फसल जो होगी, जैसे बबूल वगैरह, जैसे बाकी जो इनको छिड़ने की इस टाइप की कुछ और फसल वगैरह में पेड़ हो तो वहाँ पे लगा सकते हो, तो मिट्टी में टिक सके। इस टाइप की कोई फसलें पेड़ पौधे नहीं है जो वहाँ पे टिक सके। तो वहां पर वो वाला एरिया में अपने को पता है ना कि वहां पे किस टाइप की कितनी कब तक रेन होती है। पहला तो अगर हमें रेन वाली स्पीसीज लगानी है जिनको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो पहले पानी का अरेंजमेंट करना होता है। और अगर पानी का अरेंजमेंट ज्यादा नहीं है, मतलब वो एक पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा। कोई पायलट प्रोजेक्ट हम रन कर सकते हैं जिसमें फंडिंग ज्यादा हो। अगर फंडिंग ज्यादा होती है तो हम ड्रिप इरिगेशन भी लगा सकते हैं उसमें, और उसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करें। तो वहां पर जो बीहड़ है वो कुछ दिन में जंगल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कचड़े का ढेर था, वो आज गार्डन है, पायलट प्रोजेक्ट की तरह है ना। देवगुराड़ी के पास में पहले कचरा जलता रहता था। आज एशिया का सबसे बड़ा रिसाइकल का प्लांट लगा हुआ है ना इंदौर में, जो कचड़े को रिसाइकल कर रहा है। वाकई में मैंने भी वो देखे हैं, पहाड़ बहुत बड़े बड़े थे, कचड़े के जलते रहते थे, धुआं उनमें से निकलता रहता था। लेकिन आज वहाँ गार्डन है, वहाँ यूएस से, कनाडा से, सब जगह से, ऑस्ट्रेलिया से डेलीगेट्स आते हैं उस साइट को देखने के लिए, जहाँ से लोग नाक बंद करके निकलते थे। तो वो कहावत है ना, घूरे के भी दिन आते हैं, वो सच हो गई। ऐसे ही अगर वहां पे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एमपी कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाए
पायलट प्रोजेक्ट चल सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस किसी भी चीज के लिए, मतलब मैं तो ये बोलती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है और कहीं भी कर सकती है। अगर गवर्नमेंट का मन हो कि मतलब गवर्नमेंट चाहे कि इस चंबल को हमें चमन बनाना है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तैयार कर दे, वहां जो ऑफिशियल है सरकारी अधिकारी, उनको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। और सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करना होता है, उनको रिजल्ट्स भी देने होते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसके ये रिजल्ट्स हैं, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग होती है प्रॉपर कि आपने ये प्रोजेक्ट लगाया है यहाँ पर, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये है। तो रेगिस्तान से लगे हुए एरिया रहते हैं, उनमें कारण क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है पता है आप लोगों को? रेगिस्तान कैसे बढ़ रहा है, एक्सपांड कैसे हो रहा है? एक दूसरा हवा, क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है वो अपने मुड़ जाती है ना। तो अपना जो मुड़ने का एरिया है वो ऐसे ही है, राजस्थान से ऐसा एमपी को होता हुआ निकल जाता है। तो राजस्थान से इस तरफ हवाएं चलती है ना, अरावली सीधा आ जाता है तो उसको वो रास्ते में ही नहीं आता है। हवाओं के साथ में रेत भी उड़ के आती है, और जो एमपी का, यूपी का, पंजाब का जो भाग राजस्थान से लगा हुआ है, वहां पर वो रेत को डिपॉजिट करती रहती है हवाएं। तो उसके कारण वहां डेजर्टिफिकेशन, मतलब इसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, है ना, एक टर्म है। डेजर्ट बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, उसको रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट बनाते हैं। शेल्टर बेल्ट मतलब ट्री स्पीसीज जो लंबी हो और फास्ट ग्रोइंग हो। अब वहां के जो लंबी और फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज को हम लगाएं कहाँ? पहली चीज कि जो किसान है उनको खेत चाहिए, उनको जंगल नहीं चाहिए। तो अगर कोई पंजाब या वहां यूपी सहारनपुर तरफ गया हो, इनमें से गया है कोई पंजाब, वहां पंजाब में लोगों ने इसके कौन सी स्पीसीज है ये, पॉपुलर, हाँ, उसको पूरी खेतों की मेड़ों पे लगा रखा है। अंदर उसमें वो चावल लगाते हैं और गेहूं लगाते हैं, और उनके खेतों की पूरी मेड़ों पर, जो खेत की बाउंड्री होती है ना उसको मेड़ बोलते हैं, उस पर उन्होंने पॉपुलर के लगा रखे हैं। बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा किसान यहाँ का भी मोटिवेटेड हो जाए और वो शेल्टर बेल्ट तैयार कर ले जो बाउंड्री लगी हुई है, तो क्या होगा, हवा का प्रवाह भी रुक जाएगा और उससे जो सैंड आ रही है वो भी रुक जाएगी। तो एक ही चीज है जो उसको रोक सकती है रेगिस्तान के एक्सपांडेशन को, वो है ट्रीज। लेकिन ये समझाए कौन उनको? ये आप लोग जब जाओगे, लोकल जो रहते हैं वो उनको समझाएं। अब किसान, हम में से किसी ने भी पंजाब विजिट नहीं किया है, तो बेचारे वो किसान वहां गांव में रह रहे, वो कौन जाएगा वहां देखने के लिए? उनको अवेयर वहां के लोकल लोग ही कर सकते हैं, जैसे आप हो। अब आप अपने गांव वालों को बता सकते हो, है ना, जनसभाएं होती हैं, जो चौपालें लगती हैं, उनमें ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री जो पंजाब पे बनी हो कि वहां पर इससे लोग डबल इनकम पाते हैं। जैसे कि अगर अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ITCZ खिसक गया और अभी जो फसल है वो खराब हो गई, तो वो फसल खराब हो गई, लेकिन उनके पास में ट्रीज तो हैं, उनको सेल आउट करके तो वो कमा सकते हैं ना पैसा। एक उनके पास में एक प्लस इनकम का सोर्स है। इसके साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत सारी योजनाएं चलाता है, जिसमें जो गांव वाले हैं उनको वो पौधे देते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम्स चलती हैं, उनमें गांव वालों को पौधे देते हैं, वितरित करते हैं कि आप लगाओ। फ्रूट बियरिंग स्पीसीज हैं, या फिर जो पेपर में कारखाने में काम आता है वैसे पौधे हैं, इवन सागौन के भी देते हैं कि आप लगाओ, अपनी खेतों की मेड़ों पे लगाओ। डिपार्टमेंट उनको फ्री में देता है।
जो जैसे लोग वन विभाग के अंदर नहीं आते हैं, जैसे ग्रामीण जो राजस्व वाले, और वहाँ पे जन जागरूकता भी तो लाई जा सकती है वन विभाग की तरफ से, जैसे वहाँ पे पेड़ पौधे या गवर्नमेंट पे या बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि वन विभाग सिर्फ वही काम करे जहाँ जंगल खड़े हो। राजस्व वन विभाग हर जगह काम कर सकता है, वहां पे अवेयरनेस ला सकता है, वहां के जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं उन लोगों के साथ। इसलिए तो कहा जाता है कि जब आप एक रेंजर हो, रेंजर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसको वहाँ का लोकल जो तहसीलदार है उसके साथ में वहाँ का जो एसडीएम है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो जुडिशरी है, सबके साथ में समन्वय बिठा के ही काम करना पड़ता है। अब जैसे कोई आपका नाका या फिर कोई ऐसा एरिया है जो रेवेन्यू में आ रहा है, लेकिन है वो वन विभाग का, उस पर अतिक्रमण हो गया है, आप नहीं हटा सकते। आपको आवेदन देना होगा किसको? तहसीलदार को। तहसीलदार को देना होगा, आपको पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी अगर कुछ और प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन अगर वन में है तो आप बुलडोजर लेके जाओ, उनको हटा दो। तो समन्वय से, सारे जो विभाग है उनमें समन्वय से ही काम होता है, आपसी समन्वय से। कोई भी पेड़ लगा के फिर काट के बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं? काट के बेच सकता है उन स्पीसीज को जो कि वाइल्ड स्पीसीज नहीं है, मतलब जो जंगली पौधे नहीं कहलाते, उनको आप काट के बेच सकते हो। जैसे कि सागौन है, सागौन को अगर आपको काटना है तो आपको वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ेगी। नोटिस नहीं, परमिशन। थोड़ा जो अभी घटना हुई थी वो क्या हुई थी, जो अभी चुनावी की थी ना, कि अब कोई अनुमति नहीं चाहिए पेड़ काटने के लिए, कुछ घटना हुई थी। ये चीजें मत लाना इंटरव्यू में, ये बिल्कुल भी मत लाना कि गवर्नमेंट ने ये घोषणा करी थी, अभी गवर्नमेंट ने ये कहा था, क्योंकि सरकार की किसी भी पॉलिसी का वहां क्रिटिसाइज नहीं करना है। इवन दो आप लोगों से पूछा गया कि वो जो अभी योजना चली है ना, लाडली बहना, तो वो सही है या गलत है, तो आपको भी उसको एक पॉइंट तक जस्टिफाई करना है कि सही है। कैसे जस्टिफाई? देखो, रेवड़ी उस चीज को बोला जाता है जो बिना सोचे समझे किसी को भी दे दी जाए। प्रसाद में ऐसे बांटते हैं ना, वो तो आप किसी को भी देते हो ना, बड़ा छोटा, महिला पुरुष, हर किसी को बांट देते हैं। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है ना, और क्राइटेरिया ये है कि जो विवाहित हैं, हाँ, तो उस क्राइटेरिया में जो आ रही हैं उनका वेलफेयर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इस टाइप से कुछ जस्टिसिएबल आंसर आप दे सकते हो। कि वनों में आग कैसे लग जाती है, आप ही लोग बताइए, आंसर आप ही लोग बताइए। बहुत ही गलत आंसर, क्योंकि इंडिया में आज तक फ्रिक्शन से आग नहीं लगी। बताइए। हाँ, 95% तो मानव जनित ही होती है। 100%, 95% नहीं, 100% जो आग है इंडिया में वो मानव जनित ही होती है। कहीं ना कहीं वर्तमान जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग में उसकी भूमिका ज्यादा नजर आ रही है, तो वो मानव जनित ही हो रही है। कैसे ग्लोबल वार्मिंग से आग? जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ती है, तो जैसे अभी आप बोलते हैं कि जो बरसात हो गई है तो ठंडक हो गई या फिर वो घास वगैरह आ गई है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो पत्ते वगैरह जो छोटी और चिंगारी या किसी भी कारण से तो एक आग का रूप ले लेती है। जैसे अभी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो आग, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इंडिया में जितनी भी आग लगती है वो उसका कारण मानव जनित ही है। पहला कि अभी महुआ जो कलेक्शन है, महुआ कलेक्शन के लिए नीचे उनको साफ करना होता है, ठीक है, महुआ वाला सीजन अभी आता है, तो नीचे साफ करने के लिए महुआ ग्राउंड साफ करने के लिए वो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। सबसे इजी है वहां जो भी, ठीक है। दूसरा तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ते के लिए उनको ये लगता है कि अगर मतलब आग जला देंगे उस पेड़ को, पत्तियां तो सूखी रहती हैं, तो नई अच्छी पत्तियां फूटती हैं उसमें से, ठीक है। तीसरा कारण ये है कि जो वहां से रोड निकलते हैं, है ना, बीड़ी फूक के किसी ने डाल दी, उससे आग लग जाती है। चौथा
टूरिस्ट कैंप करते हैं, पिकनिक करते हैं अंदर, वहीं उसको छोड़ के आ गए, उससे लग जाती है। चौथा, जो आसपास खेत है उनमें पराली जलाते हैं लोग अभी, तो उसकी चिंगारी से भी कई बार आग लग जाती है, खेतों से जंगल में पहुंच जाती है। और एक ये कारण है। और आपको बुझाते कैसे हैं? ये क्वेश्चन बनता है। प्रैक्टिकली आंसर, सबसे पहला तो एक होता है बिफोर फायर और एक होता है आफ्टर फायर, है ना। बिफोर फायर होता है प्रिपरेशन और आफ्टर फायर होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, बिफोर फायर में क्या करते हैं, जैसे सीजन आने वाला होता है उसके पहले, सपोज ये हमारा फॉरेस्ट है, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीच बीच में 3, 6, 12 इसकी हम स्ट्रिप, जैसा हमारा जंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा घना है और बहुत ज्यादा ग्रास लैंड है, उसमें घास है, तो हम इसमें बीच बीच में स्ट्रिप बना देते हैं। यहां से लेके यहां तक की हमने ये लाइन काट दी, ठीक है। सपोज तो ये आग यहां तक जाएगी और यहां आके रुक जाएगी, हमारा कंट्रोलिंग इजी हो जाएगा। इसको बोलते हैं फायर लाइन। ये 3 मीटर की होती है, 6 मीटर की होती है, 12 मीटर की भी होती है, ठीक है। बीच में भी बिछाते हैं हम इसको फॉरेस्ट के, प्लस जो फॉरेस्ट में से रास्ता निकल रहा होता है, सपोज ये रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ यहाँ की घास, यहाँ झाड़ियां हैं, इनको साफ कर देंगे, मतलब इनको आग लगा के कंट्रोल बर्निंग बोलते हैं उसको, कंट्रोल बर्निंग, है ना। यहाँ की घास को काट देंगे, झाड़ियों को काट देंगे और उनको आग लगा देंगे। ये डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग में आग लगाई जाती है, ताकि अगर वो स्प्रेड हो कहीं तो उसको बुझा दिया जाए, ठीक है। तो ये फायर लाइन होती है, फायर रोड के किनारे लगाई जाती है फायर लाइन, प्लस जो ग्रासलैंड होते हैं जंगल में बीच बीच में, वहां पे भी बिछाई जाती है, और जहां पर आग लगने की ज्यादा संभावना होती है उन क्षेत्रों में बिछा दी जाती है, ठीक है। दूसरा इंस्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं वो एक ग्रास कटर होता है, दूसरा होता है एक ब्लोअर। ब्लोअर बहुत स्पीड से उसमें से हवा निकलती है, तो उसको वो पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल और ऑयल डाल के उसको चलाते हैं। एक जन पीठ पे उसको हैंडल करता है और उसको ऐसे से करते जाते हैं, तो वो आग बुझती जाती है उसके प्रेशर से, हवा के प्रेशर से, उसको ब्लोअर बोलते हैं। दूसरा होता है ग्रास कटर। कटर मतलब जहां जहां हमको काटना है उसको, जहां जहां सपोज यहाँ आग लग गई है यहाँ, ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ स्प्रेड ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये आग का पॉइंट है, यहाँ आग लगी हुई है और यहाँ से आग इधर की तरफ बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, ग्रास कटर लेके ये पट्टी काट देंगे, या फिर इसके आसपास का जो एरिया है इसकी घास साफ कर देंगे, ताकि आग आके यहाँ पे रुक जाए। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तीसरा है, मतलब ये तो पहले की प्रिपरेशन हो गई, बिफोर फायर, ठीक है, फायर लाइन डाल देंगे। और आफ्टर फायर में जो यूज करते हैं वो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, और इंस्टेंट में बीटिंग सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो बीटिंग है। वहीं पे जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी टहनियां काट ली जिनमें अच्छे हरे पत्ते हो, और उसको लेके पूरा जो स्टाफ है और गांव वाले उसको बीट करके, या मिट्टी विट्टी है तो वो डाल के ऐसे बुझाते हैं। सबसे ज्यादा इसका ही उपयोग होता है बीटिंग आग बुझाने में, क्योंकि वहां एक्सटिंग्विशर तो जाता नहीं है, बीटिंग से ही बुझाते हैं। नहीं, फायर ब्रिगेड तो नहीं जाती है, लेकिन हाँ ये ब्लोअर और ये इंस्ट्रूमेंट इनको ले जाते हैं। और जो घने जंगल होते हैं जैसे नेशनल पार्क वगैरह हैं, उनमें बहुत, क्योंकि उनमें एनिमल्स होते हैं तो वहां पे ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है। तो आपने नहीं सुना होगा किसी नेशनल पार्क में आग लगी और इतने एनिमल्स मर गए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वॉच टावर होते हैं। वॉच टावर मतलब एक बहुत ऊंचा टावर, ऐसे कई टावर बना के रखते हैं
ठीक है। तो वो जो वॉच टावर है इंस्ट्रूमेंट का लिख लो, एक तो ये ब्लोवर हो गया, ये एक कटर हो गया, तीसरा होता है ड्रोन, है ना, ड्रोन। ड्रोन उड़ता है, ड्रोन सर्वाइलेंस, ड्रोन उड़ता है और उसके माध्यम से भी पता चल जाता है कि फायर पॉइंट कहाँ है। जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं उनमें पता चल जाता है ड्रोन से। एसएमएस अलर्ट आता है, आते हैं उस पे भी। इस पे आप अपने आप को भी रजिस्टर कर सकते हो। FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को खोलोगे FSI, तो उसमें आप मतलब एक पर्टिकुलर, उसमें वो पूछते जाएगा कि आपको किस जगह पे रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन सी बीट है, कौन सी रेंज है, कौन सी। तो सैटेलाइट्स, हमारे 2 सैटेलाइट हैं जो हर 6-6 घंटे में एक जगह से पास होते हैं। मतलब 6-6 घंटे में, मतलब 24 घंटे में वो कितने बार पास हो जाएंगे? 4 बार। ठीक है। तो जैसे ही वो पास होते हैं और उनको कहीं पे भी अगर स्मोक दिखता है, स्मोक और हीट के उससे उनको सेंस पहुंचता है और इससे वो फायर अलर्ट भेजते हैं। तो ये हमको पता चल जाता है कि इस जगह में फायर आग लग गई है, तो वहां पर हम अपने स्टाफ को भेज देते हैं और उसको कंट्रोल करवा लेते हैं। अभी तो सैटेलाइट का बहुत सहारा है। अलर्ट हम लोगों को आते रहते हैं और हम लोग उस अलर्ट के लिए FSI पे वहाँ की जो समिति है, ग्राम वन समितियां, उनके सदस्य, उनके अध्यक्ष और जितने भी चौकीदार हैं, जितने बीट गार्ड हैं और भी जो लोग वॉलेंटरली इन्वॉल्व रहना चाहते हैं कि हाँ हम आएंगे आग बुझाने, तो उनको रजिस्टर करा देते हैं। सपोज मैंने मैसेज नहीं देख पाया तो किसी ने तो देख लिया वो मैसेज, तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देता है कि मैम इस जगह में, वो पूरा कंपार्टमेंट तक उसमें आ जाता है कि ये बीट, ये कंपार्टमेंट, यहाँ पर आग लगी हुई है। वहां जाके स्टाफ तुरंत पहुंच जाता है और बुझ जाती है। जनरली इन्हीं चीजों का यूज करते हैं। एक तो मतलब जैसे अभी यहाँ इंदौर में, तो इंदौर में हम लोग फायर कट, ग्रास कटर और ब्लोवर और बीटिंग, ये 3 चीजों का ही यूज करते हैं। नेशनल पार्क जाएंगे तो नेशनल पार्क पे वॉच टावर रहता है, ड्रोन सर्वाइलेंस रहता है और कुछ जगह पे एक नाइट आई करके उन्होंने वॉच टावर में कैमरे लगा रखे हैं हर जगह, तो उनको हर 1 मिनट में रिस्पॉन्ड मिलता रहता है कि किस जगह में फायर पॉइंट है। तो ऐसे एनिमल्स को बचा लेते हैं। अतिक्रमण गांव वालों ने कर लिया है तो आप हटाइए अतिक्रमण को, आपके पास में पावर है। प्रोटोकॉल ये होता है अतिक्रमण हटाने के लिए कि अगर वो रेवेन्यू लैंड है, अगर आपका फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट में अतिक्रमण है, तो आप वहां के एहतियात के तौर पर, बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम ना हो, तो एक सिंपल सा आवेदन कि यहाँ अतिक्रमण है, ये वन विभाग का क्षेत्र है और इस तारीख को इस समय में हम अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही करेंगे। एक आवेदन देके रखो पुलिस, वहां का जो आसपास जो भी थाना है उसमें TI को, और एक आवेदन तहसीलदार को देके रखो। आपने इन्फॉर्म कर दिया उनको और उनसे एक पावती ले लो, वो हमेशा अपने पास में रखना चाहिए पावती। आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया। अब अगर वहां पे मारा कुटी होती है, अगर कोई घायल होता है, तो आपने इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है, आप पे उतनी ज्यादा बात नहीं आएगी। और अतिक्रमण सफल तब होते हैं जब आपका पीछे वाला आपके साथ में खड़ा हो, मतलब आपका ऊपर वाला अधिकारी, और उसकी कॉपी अपने पास, उसको जब जमा करते हो ना, तो अपनी सेफ्टी के लिए उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखना चाहिए। हाँ, वेपन्स रहने चाहिए, इसमें क्या बुराई है? सभी के पास वेपन्स है तो हमारे पास भी रहने चाहिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिपार्टमेंट मांग कर रहा है, तो फिर आप अगर वैसे तो वेपन्स नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकली बोलो, वेपन्स किसी के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी चीज है ही नहीं रहना चाहिए। आंसर ये रहना चाहिए, मतलब वो बोलेंगे कि ये डिमांड कर रहे हैं, तो आपको फिर जस्टिसेबल आंसर यही देना है कि वेपन्स सर हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, तो
सारे आर्म्ड फोर्स के पास में वेपन्स हैं, ऐसे ही हम भी एक फोर्स ही है, तो हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हमें भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। जब हम अपनी स्वयं के रक्षक बनेंगे तभी तो हम जंगल की रक्षा कर पाएंगे। ये होता है कि कार के लिए भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अधिकारी। वो तो फिर तुम्हें ये आंसर देना है, वो फिर अलग है कि शिकार करते हैं, ये करते हैं। सर वो तो शिकार के लिए तो इतनी सारी काउंटर क्वेश्चन, हाँ, कि आप उससे शिकार के लिए तो नहीं है। तो सर माफिया के साथ साठ हो सकती है। सर ये हमने वेपन्स की डिमांड अपने प्रोटेक्शन के लिए की है, क्योंकि हम जंगल के पहरेदार हैं, तो ये हमारा एक नैतिक मूल्य है कि हमें जंगल की रक्षा करना है, और सर ये हम करेंगे, इसीलिए हम इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। बाकी जैसे रेड सेंटर वाला फॉरेस्ट है, लाल चंदन वाला, तो वहां पर तो ओपन फायर की परमिशन है। ये 3 ही स्टेट हैं, शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं उनमें कडप्पा और तिरुपति और एक और है, राजमुंद्री नहीं, चिकमंगलूर है, एक और डिस्ट्रिक्ट है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ही वो होता है लाल चंदन, जो पुष्पा मूवी वाला है ना, देखी होगी तुम लोगों ने पुष्पा। राज्य आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु में भी ग्लॉक पिस्टल सभी को दी है। यहाँ तो ग्लॉक पिस्टल हमारे पुलिस वालों के पास भी नहीं है। 0.2 mm है पुलिस वालों के पास ही मेरे ख्याल से, तो वहां तो ग्लॉक दी है। तमिलनाडु में ग्लॉक दी है सबको। मतलब बात ये चल रही है कि हमारे यहाँ पर पिस्टल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बंदूक। तमिलनाडु में कौन से वाली बंदूक है? अभी एक नई एडवांस बंदूक पिस्टल आई है जो एकदम मक्खन की तरह चलती है ना, बस ऐसे ही करना पड़ता है और चल जाती है, ग्लॉक। तो वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सारे फॉरेस्ट रेंजर को दे रखी है वहाँ। नहीं, 1 ग्राम अगर राजस्व ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको बेचना इजी हो जाएगा, सीधी सी बात ये है प्रैक्टिकली। अभी जो 1 ग्राम है उनको आप बेच नहीं सकते, क्योंकि वो पट्टे की भूमि है ना, उसको आप नहीं बेच सकते। रिकॉर्ड भी नहीं होता है अभी, उनका रिकॉर्ड भी नहीं होता, और ये भी है कि भाई रिकॉर्ड आपका कब वापस ले लिया जाए आपको नहीं पता। इसलिए इस प्रोसेस के तहत जो 1 ग्राम है उनको राजस्व ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब राजस्वी की जमीन है तो वो उसको बेचे, उसको अपने पास रखें या कुछ भी करें। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो ट्राइबल्स हैं तो उनके लिए ये आत्मघाती है, क्योंकि वो अपनी जमीन मुश्किल से तो मिली होती है और उसी को बेच देंगे, फिर दूसरे के यहाँ मजदूरी करेंगे। होते ही हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो ग्राम सभाएं हैं उनको बहुत ज्यादा एम्पावर्ड किया गया है कि वही डिसीजन ले सकती हैं। पैसा में जो ग्राम सभाएं हैं वही डिसीजन ले सकती हैं कि वहां का जो वनोपज है उस पर किसका अधिकार है और उस वनोपज को किस तरीके से यूज करना है। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का मेंढा लेखा, मेरे ख्याल से, हाँ, मेंढा लेखा पहला गांव है जहां पर ये 2006 का जो एक्ट है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, और वहां पर लोगों ने इससे काफी अच्छा रेवेन्यू कमाया। वहां बैम्बू लगते थे, बांस लगते थे, तो वहां के लोग इतने ट्रेंड हो गए कि बस जो फॉरेस्ट गार्ड है उनका उसके साथ में, मतलब वो सिर्फ परमिशन दिलाता है उनको, बाकी पूरी उसकी चॉपिंग करना बैम्बू की और उसको मार्केट में सेल करना, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है उससे अपना घर चलाना, इस पे पूरा, मतलब कहीं से कोई डिपार्टमेंट का इंटरफेयर नहीं है।
वो काटते हैं, बेचते हैं, पैसा लेते हैं और उससे अपना घर और जो गांव है उसको चलाते हैं। गांव में जो मूलभूत सुविधाएं भी हैं उसको भी वो उसी पैसे से लाते हैं। तो उसका उदाहरण दे सकते हो कि जिस तरीके से मेंढालेखा गांव ने जब ये पैसा एक्ट वहां लागू हुआ तो खुद ही वहां की ग्राम सभा ने वहां के जो वनोपज है उसको इतने अच्छे से मैनेज किया और वनोपज को बेच के वहां के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको अपलिफ्ट किया। वैसे ही अगर बाकी जगह में अगर एक्ट, ये वाला एक्ट लागू होगा, FRA MP में भी काफी जगह हो गया है, अब घोषणा कर दी ना। हाँ, तो अगर MP में भी इसका सही इम्प्लीमेंट होता है तो लोगों को आसानी से वनोपज को बेचने में और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। सभा का है और जो 6 वाला एक्ट है उसमें वन अधिकार वाला, उसमें ये कहा गया है कि जो वनवासी थे, जो उसके पहले 2005 के पहले वनों में निवास कर रहे थे, से पहले उनके जो फोर फादर हैं वो भी वनों में निवास कर रहे थे, उनको वहां के अधिकार पत्र दिए जाते हैं कि यहाँ के मालिक वही। एक वनोपज की बात करता है, दूसरा उस भूमि पर अधिकार की बात करता है। वन अधिकार वाला जो अधिनियम है वो उस भूमि पर उनके अधिकार की बात करता है और पैसा में वहां की जो वनोपज है उस पे वहां के जो लोग हैं ग्राम सभा उसका अधिकार रहेगा, उसको बेचने में, उससे अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर करने में। वनवासी लकड़ी काट के ले जाता है तो उसकी हम लोग क्यूआर नहीं बनाते, क्रिमिनल ऑफिस रिपोर्ट, इसीलिए कि उसका नाम दर्ज हो जाएगा, इसका नाम दर्ज। अच्छा, वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान क्या होता है ना, जैसे अपनी पंचवर्षीय योजनाएं होती है, पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, जो 5 साल पहले क्या हुआ उसका रिव्यू करते हैं, ठीक है, और आगे 5 साल के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि आगे 5 साल में क्या क्या करना है। ऐसे ही वर्किंग प्लान कितने साल का होता है, 10 साल का, ठीक है। वर्किंग प्लान 10 साल का होता है। उसमें वन विभाग क्या करता है, सपोज ये इंदौर का एरिया है ना, इस एरिया को ले लिया, यहाँ पे एक वर्किंग प्लान ऑफिसर आ जाएगा, CCF रैंक का होगा, उसके नीचे एक DFO भी होगा। वर्किंग प्लान के लिए दूसरे को अपॉइंट किया जाता है और यहाँ का जो टेरिटोरियल DFO रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ के जो दूसरे काम है वो देखेगा। वर्किंग प्लान वाला अलग सिर्फ वर्किंग प्लान तक ही फोकस रहता है, उसके रेंजर भी अलग होते हैं, बीट गार्ड भी अलग होते हैं, पूरा स्टाफ अलग होता है वर्किंग प्लान का। वो क्या करते हैं कि पिछले 10 सालों में सपोज ये एक डिवीजन है, ये डिवीजन है ना, ये डिवीजन की बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब इसमें 3-4 रेंज हो गई, ये 4 रेंज हो गई। अब इन रेंज में अलग अलग कंपार्टमेंट रहते हैं, कंपार्टमेंट का नंबर रहता है ना, उसी के आधार पर काम निकल है। सपोज ये 222 कंपार्टमेंट है, 223, 224, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये एक जो बीट है, रेंज में क्या होता है, बीट, और बीट में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कंपार्टमेंट, ठीक है, कंपार्टमेंट। तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे, इसमें भी होंगे, ये 4 रेंजों में बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं। अब किसमें पिछले 10 सालों में क्या क्या काम हुआ है उनका रिव्यू करना, कि 2023 चल रहा है ना, ये 216 कंपार्टमेंट है, यहां पर 2017 में 50 हेक्टेयर में क्या हुआ था, प्लांटेशन हुआ था। अब वो प्लांटेशन किस कंडीशन में है, 16 में हुआ था तो 23 तक इतने बड़े बड़े पौधे हो जाने चाहिए। कौन सी स्पीसीज लगी थी, कितने % वहां की सर्वाइवल रेट है, ये यहाँ इनको पता होगा, ये देखेंगे जाके, ठीक है। ऐसे ही हर एक कंपार्टमेंट में, यहाँ पर सागौन के 80 साल पुराने वृक्ष थे सपोज साइड वाले कंपार्टमेंट में, तो उनकी हार्वेस्टिंग की गई है, इसका भी रिकॉर्ड रहेगा। अब हार्वेस्टिंग की गई है तो ये जमीन खाली है, अब इसमें क्या करना है, तो अगले 10 साल का जो प्लान बनेगा ये उसमें दर्ज करेंगे कि भाई यहाँ पे ये जमीन खाली है और इसमें अब हमें प्लांटेशन लेना है या फिर क्या लेना है, ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यहाँ पे कहीं जो ये बोल रहे थे मृदा अपर्दन का है, तो कहीं मृदा अपर्दन का जो काम है वो जंगल में ही कोई नदी है, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या
स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, कितना प्रदर्शन हुआ है, मतलब हर चीज का पुराने 10 साल का जो बीट गार्ड रहते हैं वो जगह जगह जाते हैं और वहां का जो कंपार्टमेंट फाइल है उसमें कंपार्टमेंट हिस्ट्री रहती है पुराने 10 साल की। वो कंपार्टमेंट हिस्ट्री मैंने अभी पिछले हफ्ते ही अपने वहां की बनवा के दी है। तो उसमें सारी चीजें हम रिकॉर्ड में रखते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी लकड़ी कटी, इतनी POR हमने जारी करी, इतने लोगों के नामजद केस दर्ज किए, वो कंपार्टमेंट हिस्ट्री में सब कुछ लिखा रहता है। तो ये हम वर्किंग प्लान वालों को दे देते हैं। वर्किंग प्लान वाले फिर उसको देखते हैं कि इस रेंज में, इस डिवीजन में ये काम हो चुका है, इतनी जगह खाली है, यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, इनकी अगर हार्वेस्टिंग के लिए है तो वो हार्वेस्टिंग के लिए लिखेंगे कि हाँ इस साल में यहाँ की हार्वेस्टिंग होगी, यहाँ एक कूप निकल रहा है। अगर कुछ और वाटर बॉडीज बनानी है, कहीं तालाब बनाना है तो उसका एस्टिमेट बना के देंगे। और ये पूरा रिकॉर्ड फिर कहाँ जाता है? डिवीजन में आता है। डिवीजन से फिर ये चला जाता है भोपाल। फिर वहां से जो बजट आता है उसके वर्किंग प्लान के अनुसार ही वो बजट का अलॉटमेंट होता है। ठीक है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती है ना, काइंड ऑफ दैट ही हमारा ये 10 वर्षीय प्लान होता है। रालामंडल में स्पेशल बस सबसे छोटी सेंचुरी है और अभी वहां पे एक बटरफ्लाई पार्क बन रहा है और नाइट सफारी भी चालू कर दी हम लोगों ने। ये सब कुछ मत बोलना, बस रालामंडल में यही यहाँ घूमे हैं, थोड़े बहुत हिरण हैं और लेपर्ड भी है रालामंडल में। बाकी बटरफ्लाई पार्क बन रहा है और नाइट सफारी भी स्टार्ट है।